Assalamualaikum. This is Mohammad Sadkan Salahuddin, your physics teacher. क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आप लोग ये वीडियो तामीर ऐप पर देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा होगा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने साथ नोट पैड और पेन लाजमी रखें ताकि आप लेक्चर को नोट भी करें साथ साथ, ताकि इस लेक्चर का आपको फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स। तो नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पैटर्न है पेपर का वो क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पेपर है वो 85 मार्क्स का होगा और यहाँ पर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए 20% ऑफ द टोटल वेटेज है पेपर का और सेक्शन बी 47% रखता है और सेक्शन सी जो है ये 33% रखता है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए, बच्चों सेक्शन ए जो है इसमें 17 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और हर एमसीक्यू जो है 1 मार्क्स का होगा। इस तरह 17 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स पे कंसिस्ट करेगा और आपको गिवन दिए जाएंगे टोटल 15 क्वेश्चंस मिलाकर शॉर्ट डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, और आपको अटेम्प्ट करने होंगे टोटल 10 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 4 10 40 मार्क्स का ये सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी जो है बच्चों ये कंसिस्ट करेगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर और आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे ए और बी मिलाकर, मींस आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है ए और बी करके। और इस तरह से जो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से ये सेक्शन 28 मार्क्स का बन जाएगा। तो होप सो आपको पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा और इस पेपर पैटर्न से आपको आइडिया हुआ होगा कि आपके पास न्यूमेरिकल्स भी अहम है, आपको एमसीक्यूज की तैयारी भी करनी है और आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी है। आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को और पहले डिस्कस करते हैं कि सेकेंड ईयर फिजिक्स जो है इसमें कितने चैप्टर्स हैं। और जो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 10 पढ़ लिया है और सेकेंड ईयर फिजिक्स जो स्टार्ट हो रही है वो चैप्टर 11 से हो रही है और लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 20 होगा। और आपके पास मौजूद है ये कंटेंट के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और एक बात मैं आपको समझा दूं बच्चों, जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स थी वो मेजॉरिटी चैप्टर्स जो थे वो एक जैसे थे, मतलब एक ही ब्रांच ऑफ फिजिक्स को से जो है वो थे। यहाँ पर जो हर चैप्टर है, तकरीबन हर चैप्टर हर ब्रांच ऑफ फिजिक्स को जो है वो शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर चैप्टर की नौयत अलग अलग है, तो हर चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, नया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को चैप्टर 11 से, ताकि लेक्चर नंबर 1 जो है ये आप लोग जो है वो एंजॉय करें, ताकि इसमें पढ़ाई भी हो रही है, ऐसा नहीं सर ने इंट्रोडक्शन दिया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर 11 से, जिसका नाम है हीट। सबसे पहले आपने समझना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। बच्चों इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो टोटल एनर्जी है उसको हम कहेंगे उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी। जैसे एग्जांपल, एक चाय का कप जो है, गर्म चाय का कप आपने अगर यहाँ टेबल पर रखा हुआ है, तो बच्चों जितनी एनर्जी उस चाय के कप की है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है बच्चों इंटरनल एनर्जी की, एक और डेफिनेशन जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी बॉडी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अगर किसी बॉडी में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को जमा कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, इंटरनल एनर्जी ही आएगा। तो ये सेकंड डेफिनेशन मौजूद है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, वो होती है किस वजह से, उस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी की वजह से होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों वो मेन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो किसी वेलोसिटी से वाइब्रेट करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, तो वेलोसिटी की वजह से कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और मीन से एक्सट्रीम के दरमियान का जो फासला है, इस फासले की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी बॉडी में मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम जमा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन को पढ़ते हैं, जिसका नाम है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिससे हम बताते हैं कोई बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है
तो इसका मतलब वो गर्म है, अगर कम आ रहा है तो मतलब वो कोल्ड है। तो कोई बॉडी कितना गर्म और ठंडा है ये आप बता सकते हो किससे, एक क्वांटिटी से जिसका नाम है टेम्परेचर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन मौजूद है यहाँ पर, हीट। हीट क्या चीज़ है, याद रखिएगा बच्चों, लेट सपोज मैंने क्या किया, दो बॉडीज है मेरे पास, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी जो है बच्चों वो मैं कहता हूँ बी है, और इन दोनों को मैंने साथ रख दिया है, ठीक है। तो मतलब मैं कहूँगा कि ये दोनों बॉडीज जो हैं वो किस में है, थर्मल कांटेक्ट में है। थर्मल कांटेक्ट से होता ये है कि एनर्जीज जो है, हीट जो है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। थर्मल कांटेक्ट में ये दोनों बॉडीज हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं बच्चों, ए बॉडी का जो टेम्परेचर है, लेट सपोज इट इज 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और बी बॉडी जो है इसका टेम्परेचर मैं कहता हूं 50 डिग्री सेल्सियस है। तो हमेशा क्या होता है बच्चों, एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ए से एनर्जी ट्रांसफर होगी कहां पर, बॉडी बी में। तो कैसे होगी कि इसका टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा और बी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जैसे 80 से ये कम होकर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और जो ये टेम्परेचर है बी का 50 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मौजूद है, तो ये 65 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा और ये भी किस पे आ जाएगा, 65 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो गया, तो अब एनर्जी ट्रांसफर बंद हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि ये दोनों बॉडीज जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें बच्चों, जब दो बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाए तो हम कहते हैं वो किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आपको थर्मल कांटेक्ट भी पता चल गया, थर्मल इक्विलिब्रियम भी पता चल गया है क्या होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों हीट क्या है। हीट जो है एनर्जी की एक किस्म होती है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है, और क्यों होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस स्लाइड के अंदर आप लोगों ने 3 डेफिनेशन पढ़ी है। पहला इंटरनल एनर्जी क्या होता है, दूसरा टेम्परेचर क्या होता है, और तीसरा हीट क्या होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाते हैं और पढ़ते हैं टेम्परेचर के स्केल्स। बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सेल्सियस, आपने नाम सुना होगा फ़ारेनहाइट, आपने नाम सुना होगा केल्विन, ये सारे क्या है, ये स्केल्स है टेम्परेचर के। इसमें बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं पहले, कि हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एक टेम्परेचर स्केल्स आपके घर में होता है जिसको आप कहते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर। हम उस थर्मोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको समझा देता हूँ थर्मोमीटर क्या होता है। तो बच्चों थर्मोमीटर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर के अंदर स्केल्स दो मेंशन होते हैं। उस थर्मोमीटर के अंदर सेल्सियस भी मेंशन होता है और साथ में फ़ारेनहाइट भी मेंशन होता है, और आप जो फीवर मेजर करते हो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हो, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इंसान की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है बच्चों, 98.5 डिग्री सेल्सियस है अप्रोक्सीमेटली। और इससे ऊपर जो टेम्परेचर होता है इसका मतलब होता है फीवर है आपको, ठीक है। तो फीवर 101 102 हो सकता है, ठीक है। तो ये हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं टेम्परेचर वो किस में कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर क्या होता है, डिवाइस होती है, ये क्या करती है, ये मेजर करती है किसको, टेम्परेचर को मेजर करती है। तो मैंने आपको बता दिया थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को क्या करती है बच्चों, मेजर कर रही होती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने पढ़ना है स्लाइड के अंदर कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल क्या है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों एक बात समझ लेते हैं कि ये टेम्परेचर मेजर करने के स्केल्स होते हैं, और इनकी रीडिंग जो स्टार्ट जहां से होती है उसको हम कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। क्या कहते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और जहां पर इनकी रीडिंग एंड होती है उसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। अच्छा सेल्सियस स्केल की रीडिंग स्टार्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस से और एंड होती है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और सेल्सियस स्केल का जो अपर फिक्स पॉइंट वो क्या है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस है। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल होता है बच्चों, इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, और इसकी जो रीडिंग एंड होती है वो होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। अच्छा केल्विन स्केल जो है वो स्टार्ट होता है 273 केल्विन से, और जो अपर फिक्स पॉइंट इसका वो है 373 केल्विन। अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊं बच्चों, इन तीनों स्केल का मैं अगर डिफरेंस निकालने जाऊं तो यहाँ पर 100 आ रहा है, यहाँ पर 180 आ रहा है, और यहाँ पर 100 आ रहा है। तो बच्चों एक बात समझ आ गया आपको कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस और डिफरेंस इन टेम्परेचर
इन केल्विन स्केल इक्वल होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपको आप टेम्परेचर की बात करो और आपके सामने गिवन हो सेल्सियस का डिफरेंस, तो आप समझ जाना जितना सेल्सियस का डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, उतना ही केल्विन का डिफरेंस होगा टेम्परेचर का। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि दो बॉडीज हैं, इनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, बताइए केल्विन में कितना डिफरेंस होगा, तो आप कहोगे 30 ही होगा, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन का डिफरेंस और टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, सेम होता है, जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने जो थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, ये विद द रेफरेंस ऑफ वाटर कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के रेफरेंस में ये थर्मोमीटर बनाया गया है। ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये सारे जो आपको लोअर फिश पॉइंट और अपर फिश पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्या है, ये एक्चुअली जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो अगर आपसे कहा जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है फ़ारेनहाइट में, तो आप समझ जाओगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे कहा जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है केल्विन में, तो आप कहोगे 273 केल्विन होता है। सिमिलरली ऐसा ही बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी है। ठीक है, तो होप सो ये टेम्परेचर के स्केल्स आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हमने फाइंड करना है एक रिलेशनशिप, जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दरमियान का एक रिलेशनशिप हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक बीकर बना लेते हैं, और ये जो बीकर हम बना रहे हैं बच्चों, इस बीकर में हमने गर्म पानी रखना है, जो आपको नजर आ रहा होगा। हमने इस बीकर में क्या रखना है बच्चों, गर्म पानी रखना है। ठीक है, ये वार्म वाटर हमने यहाँ प्लेस कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर दो थर्मोमीटर क्या करना है बच्चों, प्लेस करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये पहला थर्मोमीटर मैं बना रहा हूं। ठीक है, दो थर्मोमीटर मैं बना रहा हूं, एक हो गया सेल्सियस और एक हो गया फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा मैं ये कह देता हूँ बच्चों, ये वाला पॉइंट जो है, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये सेल्सियस है अगर, तो 0 से स्टार्ट होगा, और ये अगर फ़ारेनहाइट है तो स्टार्ट होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। अगर मैं अपर फिक्स पॉइंट बनाऊं तो बच्चों आपको पता है 212 इज द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट, और जो अपर फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस तो कितना है बच्चों, 100 है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर कि इन इन थर्मोमीटर्स में जो फिल है वो क्या है, मरकरी फिल है। ठीक है, क्या फिल है बच्चों, मरकरी फिल है। तो मरकरी जो होगा इन दोनों थर्मोमीटर में इक्वल राइज करेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं मार्क कर देता हूं कि मरकरी इतना फैल गया इन दोनों थर्मोमीटर के अंदर। ठीक है, इक्वल राइज कर गया मरकरी, क्योंकि इन दोनों थर्मोमीटर हमने क्या यूज किया बच्चों, हमने मरकरी फिल किया। तो मैं कहता हूं सेल्सियस में जो राइज कर रहा है वो टीसी कर रहा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और जो वैल्यू आएगी फ़ारेनहाइट उसको कहेंगे टीएफ कहेंगे। ठीक है, तो होप सो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको जरा एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है, कंसीडर किया गया कि एक बीकर है जिसमें वार्म वाटर मौजूद है, और इसमें दो थर्मोमीटर हमने प्लेस कर दिया। एक थर्मोमीटर सेल्सियस का है बच्चों और एक फ़ारेनहाइट स्केल का है। ठीक है, और इन दोनों थर्मोमीटर में क्या फील्ड है बच्चों, इन दोनों थर्मोमीटर में फील्ड है क्या चीज, इन दोनों थर्मोमीटर में फील्ड है मरकरी। इन दोनों थर्मोमीटर में फील्ड क्या है बच्चों, मरकरी फील्ड है, जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और अब हमने ये कहा कि मरकरी जो है दोनों थर्मोमीटर में इक्वल राइज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टोटल हाइट ऑफ द थर्मोमीटर। तो हम यहाँ पर बच्चों एक रिलेशनशिप लगाएंगे, पार्ट डिवाइड बाय होल का। ठीक है, हम एक रिलेशनशिप यूज करेंगे किसका, पार्ट डिवाइड बाय होल का। तो पार्ट डिवाइड बाय होल का हम रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। आप देखिएगा, हम कहते हैं पार्ट डिवाइड बाय होल की जो वैल्यू है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा, पार्ट डिवाइड बाय, जितना पार्ट मरकरी राइज कर रहा है फ़ारेनहाइट में, उतना ही पार्ट मरकरी राइज कर रहा है सेल्सियस में, और होल की वैल्यू भी तकरीबन क्या है, आपको दिख रहा होगा, सेम है। अगर लेंथ मेजर करेंगे 32 से 212 और 0 से 100, तो लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये रिलेशनशिप हम यूज कर रहे हैं पार्ट डिवाइड बाय होल का। ठीक है, अब पहले हमने रखना है सेल्सियस का पार्ट। तो बच्चों सेल्सियस में कितना पार्ट राइज कर गया, 0 से टीसी हो गया। कितना राइज कर गया बच्चों, 0 से कितना हो गया, टीसी हो गया। तो आपको दिख रहा होगा पार्ट जो राइज कर रहा है वो 0 से टीसी हो गया, मतलब टीसी जो है हमारी बड़ी वैल्यू है और 0 छोटी वैल्यू है।
और होल कितना है बच्चों, 0 से 100। होल कितना है बच्चों, 0 से 100। तो मतलब ये हुआ बच्चों 0 से 100 का मतलब बड़ी वैल्यू 100 हो गई, तो 100 माइनस 0। इसके बाद बच्चों अब पार्ट डिवाइड बाय होल लिखना है किसका, फ़ारेनहाइट का। तो आप देखिएगा पार्ट लिखेंगे फ़ारेनहाइट का, तो 32 से बढ़ के कितना हो गया था, TF पे चला गया था। तो बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों, TF है। बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों, TF है। तो मैं लिख दिया TF। और होल कितना है बच्चों, 32 से 212, तो 212 माइनस 32। तो एक रिलेशनशिप फाइंड करना है बच्चों, तो TC माइनस 0 TC आएगा, और 100 माइनस 0 क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा। इसके बाद TF आ गया, और 212 माइनस 32 करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ बच्चों रिलेशनशिप फॉर सेल्सियस, तो मैं TC निकालना चाहूंगा, ठीक है। तो TC आ गया मेरे पास, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर एक चीज रह गई बच्चों, पार्ट डिवाइड बाय होल ऑफ फ़ारेनहाइट में। तो देखिएगा यहाँ पर फ़ारेनहाइट में देखिएगा 32 से TF हो गया था, तो डिफरेंस कितना है, TF माइनस 32। यहाँ पर 32 मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, TF माइनस 32 होगा। अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, TC फाइंड करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, 100 डिवाइड से चलाएगा मल्टीप्लाई में, और 180 डिवाइड में उसको मैं 7 लिख दूंगा 100 के, और यहाँ पर आएगा बच्चों क्या चीज़, TF माइनस 32। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो TC फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5/9 और TF माइनस 32। तो एक फॉर्मूला मेरे पास जनरेट हो गया बच्चों, जिसमें TC भी है और साथ साथ TF भी है। मींस अगर आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता होगी तो आप वो पुट करोगे, सेल्सियस फाइंड हो जाएगा, और अगर आप सेल्सियस पुट करोगे तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा आपके पास। तो आपने एक रिलेशनशिप फाइंड कर लिया किसका, सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट स्केल का। तो होप सो ये डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, और वो टॉपिक है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, ये बात समझना है कि वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करे, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाए, इसको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो बच्चों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, वायर की बढ़ जाती है। इसके अलावा विस्कोसिटी जो है लिक्विड की, ये भी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने पे। सरफेस टेंशन टेम्परेचर के बढ़ने पे क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो मैंने मेंशन किए हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज हो जा रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बच्चों हम, और यह है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी को हीट दो, किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ, और हीट देने पर और टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर वो बॉडी एक्सपेंड हो जाए, तो इस टाइप की एक्सपेंशन को बच्चों हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे। तो बच्चों थर्मल एक्सपेंशन जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक सवाल जहन में आता है आप लोगों के कि क्यों एक्सपेंशन होती है किसी भी बॉडी में। तो बच्चों ये बात समझना है आपने कि अगर आप हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। वाइब्रेशनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, ठीक है। जब वाइब्रेशनल वेलोसिटी बढ़ेगी तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फासला बढ़ गया है तो आप ये कह दोगे बच्चों, आप ये कह दोगे कि वो सब्सटेंस क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया है। वो सब्सटेंस क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया है। तो होप सो ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर कोई बॉडी एक्सपेंड क्यों कर जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करने, और यह है थर्मल एक्सपेंशन की टाइप, और पहली टाइप है लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, कि जब भी आप हीट दो और सॉलिड के एक साइड की लेंथ बढ़ जाए तो इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और याद रखना है बच्चों कि लीनियर एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है। क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड जो होता है उसकी जो है वो रेगुलर शेप होती है, सॉलिड की शेप रेगुलर होती है, इसीलिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड की सिर्फ लेंथ बढ़ जाएगी। इसके बाद बच्चों हम एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने एक रॉड कंसिडर करना है जो आपको नजर आ रहा होगा। हम कहते हैं बच्चों इस रॉड की इनिशियल लेंथ है L1। हम कहते हैं इस रॉड की इनिशियल लेंथ क्या है बच्चों, L1 है,
जब इस रॉड का टेम्परेचर था T1 और आपने इस रॉड को क्या किया, हीट दिया। जब आपने इस रॉड को हीट दिया तो इसकी लेंथ बढ़ के L2 हो गई। इस रॉड की लेंथ बढ़ के क्या हो गई बच्चों, L2 हो गई। ठीक है, अब जब लेंथ बढ़ चुकी है तो इसका मतलब क्यों बढ़ी, क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ाया था। ठीक है, क्या किया था, टेम्परेचर बढ़ाया था और इसका लेंथ बढ़ चुका है कितना, डेल्टा एल। ठीक है, कितना लेंथ बढ़ा है बच्चों, डेल्टा एल, इसकी लेंथ बढ़ गई। तो ये मेंशन है यहाँ पर देखिएगा, हमने कंसिडर किया एक सॉलिड जिसकी इनिशियल लेंथ क्या है बच्चों, L1 है। जब उसका टेम्परेचर क्या था बच्चों, T1 था। और जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया कितना, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी, तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ L1 के, और डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। मैं आपको ये दो बातें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस सॉलिड की इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, और सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा रहे हो तब भी उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपके पास यहाँ पर दो रिलेशनशिप आ गया, इसको कहा इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं बच्चों, और हम ये कहते हैं हमने क्या करना है, कंबाइन करना है इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब कंबाइन करोगे तो यहाँ पर आएगा डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी। अब बच्चों क्या होता है कि जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाते हो तो क्या लगाते हो, कांस्टेंट लगा देते हो। जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाते हो क्या लगाते हो, कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया आपने और L1 और डेल्टा टी आपने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करेंगे बच्चों वो होगा अल्फा, और L1 डेल्टा टी वैसे ही आ गया। यहाँ पर अल्फा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, मींस स्टील के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी अल्फा की, अल्युमिनियम के लिए अलग वैल्यू होगी, आयरन के लिए अलग वैल्यू होगी। अब आपको ये बात पता है, डायग्राम जो आपने बनाई थी उसमें आपको नजर आ रहा था कि L2 में से L1 जा रहा है, जैसे दिख रहा है आपको L2 ज्यादा है और L1 कम है। तो L2 में से अगर L1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर एक बात समझ आई आपको कि डेल्टा एल बराबर किसके है, L2 माइनस L1 के। तो बच्चों डेल्टा एल की जगह हम लिख देंगे L2 माइनस L1, और अल्फा भी वैसे ही आ जाएगा, L1 भी आ जाएगा और डेल्टा टी भी आ जाएगा। अब L2 फाइंड करना है तो माइनस का L1 यहाँ कर क्या हो गया, प्लस का L1 हो गया, और ये प्लस वाली वैल्यू अल्फा L1 डेल्टा टी बिल्कुल वैसे ही आपके सामने मौजूद है। अब क्या होगा बच्चों, L2 के लिए आपको इक्वेशन निकालनी है, फाइनल लेंथ की इक्वेशन निकालनी है। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर L1 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो आपने क्या करना है, L1 को कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने पर ये फर्स्ट टर्म में L1 कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा 1, और इस सेकंड टर्म से L1 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा अल्फा डेल्टा टी। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए बच्चों, एक इक्वेशन आई फाइनल लेंथ की और दूसरी इक्वेशन आई चेंज इन लेंथ की। और अल्फा क्या है बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है कि अल्फा क्या है। अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आप कहोगे किसको, अल्फा को आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, और अल्फा को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो अल्फा की इक्वेशन अगर आप यहां से फर्स्ट इक्वेशन से निकालना चाहो तो अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन L1 1 अपॉन डेल्टा टी। तो आप अल्फा को डिफाइन कर सकते हो कि अल्फा इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ को हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो अल्फा की डेफिनेशन ये आएगी बच्चों कि अल्फा इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा टी डिवाइड में तो पढ़ेंगे पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की डेफिनेशन क्या है बच्चों, अल्फा इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सेकंड टाइप है थर्मल एक्सपेंशन की, वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, ये बात समझना आप लोगों ने कि जब भी आप सॉलिड को हीट दो और उस सॉलिड की तीनों साइड की लेंथ बढ़ जाए,
इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिक एक्सपेंशन। और ये जो क्यूबिक या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है ये सॉलिड में भी ऑब्जर्व होता है, लिक्विड में भी ऑब्जर्व होता है और गैस में भी ऑब्जर्व होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग कि हम कहते हैं हमारे पास एक क्यूब है जिसकी इनिशियल वॉल्यूम है V1 और उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1 है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस क्यूब का तो इसकी जो वॉल्यूम है बढ़ जाती है और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V जो है वो दो चीज़ों के डायरेक्ट रिलेशन में होगा। पहला इनिशियल वॉल्यूम के मीन्स अगर क्यूब का इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरा रिलेशन ये है कि जितना ज़्यादा क्यूब का टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा उतना ज़्यादा उस क्यूब का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो रिलेशन आ गया कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। तो मैं लिख देता हूं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बच्चों, कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब कंबाइन करेंगे तो आएगा डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा T। अब क्या होगा, आपको पता है जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो लगता है इक्वल टू के साथ कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर इक्वल टू के साथ लगा दिया कांस्टेंट। तो V1 डेल्टा T को मैंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा बीटा, और बीटा का नाम होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो V1 वैसे आ गया और डेल्टा T भी आ गया। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन चेंज इन वॉल्यूम की, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम बराबर होगा किसके, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के। तो यहाँ पर आएगा V2 माइनस V1 और यहाँ पर आएगा बीटा V1 डेल्टा T। अब क्या होगा बच्चों, V2 अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो माइनस का V1 इक्वल टू के इस तरफ आकर बन जाएगा प्लस का V1 और प्लस बीटा V1 डेल्टा T बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने ये करना है V2 फाइंड करने के लिए V1 इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है तो मैं V1 को क्या निकालता हूँ, कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ पर V1 कॉमन आएगा बच्चों, तो यहाँ पर V1 जब बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1 और ये बीटा आ गया और V1 आ गया और डेल्टा T आ गया। तो इस तरह से आपके पास फाइनल वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आ गया और आपके पास चेंज इन वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आ गया। और यहाँ पर अब आपको लिखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो बीटा है ये क्या होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो बच्चों आपके सामने मौजूद है डेल्टा V का फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा V का आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। तो अगर डेल्टा V के फॉर्मूले को आप सिंपलीफाई करोगे, बीटा फाइंड करोगे इस इक्वेशन से, तो बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V1 और 1 अपॉन डेल्टा T। तो बच्चों डेल्टा V अपॉन V1 मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम को हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। और डिवाइड में डेल्टा T है तो पढ़ेंगे पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब होता है कि बीटा जो है ये इसकी डेफिनेशन होती है, बीटा इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब होता है कि बीटा की वैल्यू हमें बताएगी कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाते हैं और ये है कि हमें रिलेशन फाइंड करना है किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के दरमियान में। तो बच्चों सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की जो इनिशियल लेंथ है वो L1 है, इनिशियल विड्थ है W1 है, इनिशियल हाइट है जो है वो है H1 है। तो इनिशियल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L1 W1 और H1, ठीक है। अच्छा अगर हम क्यूब की जो टेम्परेचर है, क्यूब पे जो टेम्परेचर उसको बढ़ाएंगे कितना, डेल्टा T बढ़ाएंगे टेम्परेचर, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल लेंथ हो जाएगा L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा T। और जिस तरह से लेंथ एक साइड थी, विड्थ भी एक साइड है और हाइट भी एक साइड है, तो क्या होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ जिस फैक्टर से बढ़ रहा है, मतलब 1 प्लस एल्फा डेल्टा T के फैक्टर से लेंथ बढ़ रहा है, तो विड्थ भी इसी फैक्टर से बढ़ेगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, और हाइट भी इसी फैक्टर से बढ़ेगा
मतलब H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो मैंने पहले बताया आपको हमारे पास क्यूब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम है L1 W1 H1, और आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ भी बढ़ी, विड्थ भी बढ़ी और हाइट भी बढ़ गई। तो फाइनल लेंथ, फाइनल विड्थ और फाइनल हाइट का फॉर्मूला आपके पास आ गया। तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L2 W2 और H2। अब आपको फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, तो L2 की जगह आपने क्या करना है, L2 का फॉर्मूला लिखना है। तो L2 का फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों? L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और H2 की जगह आप H2 का फॉर्मूला लिखोगे, या W2 की जगह W का फॉर्मूला लिखोगे, क्या है, W1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने H2 की जगह H2 का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होगा, H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों यहां पर आपके पास आपने क्या किया, L2 की जगह L2 की वैल्यू लिख दी, W2 की जगह W2 की वैल्यू लिख दी, और H2 की जगह H2 की वैल्यू लिख दी। अब बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, तो मैं पहले L1 W1 और H1 को साथ में लिखूंगा, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जो है बच्चों, यहाँ पर जो है 3 बार था, यहाँ पर आ गया क्यूब। अब आपको पता है बच्चों कि L1 W1 H1 जो है ये किसके बराबर है, बिल्कुल स्टार्ट में लिखा है कि L1 W1 H1 बराबर है किसके, V1 के। और यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो रहा है बच्चों। तो आपको पता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो मैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a जो कि 1 है, बी स्क्वायर मतलब अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। अब बच्चों यहां पर हमारे पास V1 आ गया, और याद रखिएगा बच्चों जिस टर्म के अंदर अल्फा की हायर पावर है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल, इस टर्म के अंदर अल्फा की हायर पावर मौजूद है, अल्फा का स्क्वायर मौजूद, उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इस टर्म के अंदर अल्फा का हायर पावर मौजूद है, मतलब अल्फा का क्यूब मौजूद है, उसको भी क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये दो टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी। मैं नेगलेक्ट क्यों कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यूज होती हैं वो 10 की पावर -8 के अंदर होती हैं, -6 के अंदर होती है, -5 के अंदर होती है। तो ये हायर पावर है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 10 की पावर -12 बन जाएगा और 10 की पावर -18 बन जाएगा। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, नेगलेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब मैंने क्या करना है, इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों हमें पता है V2 का फॉर्मूला, क्या पता है V2 का फॉर्मूला, हमें V2 का फॉर्मूला पता है बच्चों कि V2 बराबर होता है V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 अगर आप देखो बच्चों, दोनों की एक एक साइड सेम है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी और V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 दोनों के अंदर एक एक साइड सेम था बच्चों, तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने पर जो साइड सेम नहीं थी उन दोनों को इक्वल लिख दिया। तो अब क्या होगा, V1 मल्टीप्लाई में V1 मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी मल्टीप्लाई में डेल्टा टी मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा बीटा बराबर है 3 अल्फा के। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बच्चों के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये आज का पहला लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।